हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आशा करता हूं कि आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी और अगर उससे रिलेटेबल कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे क्लास प्रारंभ करते हैं और आज हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद का तक का सफर आसान था या नहीं था, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। और आपसे पूछ सकते हैं शोक थेरेपी क्या थी और इसके परिणाम बताओ। शोक थेरेपी बेटा सोवियत संघ को, जो देश थे जो टूट के अलग हुए, उन देशों को साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना था। साम्यवाद को छोड़कर क्या अपनाना था? पूंजीवाद को अपनाना था। जो ये मॉडल बनाया गया था, ये मॉडल किसके द्वारा बनाया गया था? दो संस्थाओं के द्वारा बनाया गया था, इंटरनेशनल बैंक और आपका आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा बनाया गया था। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये मॉडल बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? सोवियत संघ के लिए। और शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या होता है बेटा? आघात पहुंचाकर उपचार करना। और जब सोवियत संघ ने इसको अपनाया, मतलब सोवियत संघ से जो अलग हुए थे उन्होंने इसको अपनाया, तो उनको कुछ परिणाम भुगतने पड़े। चलिए एक एक परिणाम के बारे में बात करते हैं और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हेडिंग बनाकर और अंडरलाइन करना भूले ना। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए पहला पॉइंट, ग्रास सेल। शोक थेरेपी में क्या हुआ बेटा? जो भी उद्योग धंधे थे सब कुछ सरकार के नियंत्रण में थे। क्या थे बेटा? सब कुछ सरकार के नियंत्रण में थे। सरकार के नियंत्रण से निजी स्वामित्व के हाथ में सौंपना था। इसलिए बड़े पैमाने पे क्या की गई थी? उद्योगों की सेल की गई थी, जिसे हमने नाम दिया था क्या? ग्रास सेल। जिस नाम से आता है ग्रास सेल। ठीक है जी। अधिकार पत्र का दुरुपयोग। अधिकार पत्र का दुरुपयोग। अधिकार पत्र का क्या हुआ बेटा? दुरुपयोग हुआ। ये हेडिंग है आपकी और इसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे वो बताता हूं। अधिकार पत्र का क्या होता है बेटा? दुरुपयोग हुआ था। सोवियत संघ की जो सरकार थी, सरकार ने क्या करा? जो भी उद्योग थे उनको क्या बेटा? एक पत्र के द्वारा सभी लोगों को पत्र बांट दिए और कहा कि आप लोग इतनी धनराशि जमा कीजिए और आप कंपनी के मालिक बन जाइए, उद्योग के स्वामी बन जाइए। किंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्या थे? इतने पैसे जुटा नहीं पाए, तो उन्होंने क्या अपने अधिकार पत्र क्या कर दिए बेटा? अमीरों को बेच दिए। और जिससे अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। तो अधिकार पत्रों का क्या हुआ था? दुरुपयोग हुआ था। रूसी मुद्रा में गिरावट। बेटा रूस की जो मुद्रा थी वो क्या थी बेटा? रूबल थी। क्या थी बेटा? रूबल। और रूबल में क्या आ गई थी बेटा? गिरावट आ गई थी। रूबल में क्या आ गई थी बेटा? गिरावट आ गई थी। विदेशी विदेशों पर निर्भरता। बेटा एक टाइम था कि सोवियत संघ के टाइम पे जो रूस था बेटा दूसरों को सहायता देता था। आज इसका ऐसा क्षण आ गया था, ऐसे पल आ गए थे, ये दूसरों के ऊपर क्या हो गया था? निर्भर हो गया था खाद्यान्न के लिए। क्योंकि आपको पता है किस पे ध्यान दिया उन्होंने बेटा? कृषि को छोड़ के उद्योग धंधों पे। और जिस कारण क्या है बेटा? इनके खुद के देश में क्या है? अकाल जैसी घटनाएं देखी जाने लगी थी। बेरोजगारी की समस्या। जो किसान खेती बाड़ी करते थे, अब क्या है बेटा? खेती बाड़ी को छोड़ के उनको उद्योगों की ओर जाना पड़ा। और जिस कारण क्या है बेटा? वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि अपना खुद का काम छोड़कर अन्य जगह पे उनको काम के लिए क्या है? दर बदर भटकना पड़ा था। वास्तविक लोकतंत्र का भाव। बेटा सोवियत संघ के जो 15 देश थे, जो सोवियत संघ के 15 देश थे, जैसे मिखाइल गोर्बाचेफ ने बोला, जो भी संघ से अलग होना चाहता है वो अलग हो जाओ। आपको पता है मिखाइल गोर्बाचेफ की दो नीति थी, एक का नाम था पेरेस्ट्रोइका, एक का नाम था ग्लासनोस्ट। पुनर्गठन और खुलापन। बेटे इस नीति के अंदर क्या कहा था मिखाइल गोर्बाचेफ ने? कि जो संघ से अलग होना चाहता है, जो भी संघ से अलग होना चाहता है वो संघ से अलग हो सकता है। और 15 के 15 देश क्या तितर बितर हो गए। और जैसे ही बेटा तितर बितर हुए, जैसे ही तितर बितर हुए, उन्होंने अपने देश के अंदर संविधान बनाया। और ऐसा संविधान बनाया कि उन्होंने राष्ट्रपति को क्या दे दी? बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी। और वास्तविक लोकतंत्र का क्या हो गया? अभाव हो गया। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। पर ये बेटा यहाँ पे जनता का शासन नहीं, जनता के ऊपर अत्याचार शुरू हो गए, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति को इतनी ज्यादा शक्तियां दे दी थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यूरोपीय संघ किस प्रकार सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है? सत्ता का वैकल्पिक केंद्र का मतलब है कि
वो देश या वो संगठन जो अमेरिकी वर्चस्व को कम करेंगे या अमेरिकी वर्चस्व का स्थान लेंगे, उन देशों या उन संगठनों को क्या कहा जाता है? सत्ता का वैकल्पिक केंद्र कहा जाता है। और इस रेस में जो अमेरिका की जगह ले सकते हैं, यूरोपीय संघ, आसियान और चाइना, ये कुछ ऐसे देश हैं जो क्या है? सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है। हम किस आधार पे या किस बेस पे कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र है? इसके एक नहीं अनेकों कारण है। एक एक कारणों के ऊपर क्या करते हैं? हम चर्चा करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि यूरोपीय संघ बना कैसे। जैसे ही आपका दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, कब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है? 1945 में। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो पश्चिमी यूरोप के देश तितर बितर हो जाते हैं। उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो जाती है। उस अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए अमेरिका के द्वारा पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए, उनके विकास के लिए अमेरिका के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाती है, जो अमेरिका के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? मार्शल योजना। मार्शल कौन थे बेटा? अमेरिका के उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। उन्हीं के नाम पर इस योजना का नाम रख दिया गया, क्या? मार्शल योजना। और मार्शल योजना के द्वारा ही क्या है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन की स्थापना होती है। मतलब आपस में ये संगठन के अंदर जितने भी देश है वो आपस में एक दूसरे का क्या करेंगे? आर्थिक सहयोग करेंगे। और 1949 में यूरोपीय परिषद की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और ठीक 1957 में यूरोपीय आर्थिक कम्युनिटी की स्थापना की जाती है। ऐसे करते करते 1992 के अंदर इसके स्वरूप में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। इसके स्वरूप में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अब ये आर्थिक संगठन ना रहकर एक क्षेत्रीय संगठन बन जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है बेटा? 1992 में। कब होती है? 1992 में। और किस संधि के द्वारा? मोस्ट्रिच संधि के द्वारा। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं किस प्रकार ये सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है। विशाल संगठन। यूरोपीय संघ विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली संगठन है। प्रारंभ में आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया था, जैसा मैंने आपको बताया। महाशक्तियों को चुनौती। बेटा महाशक्तियों को क्यों बोला है? क्योंकि 1990 से पहले दो महाशक्तियां थी। एक का नाम था अमेरिका और एक का नाम था सोवियत संघ। किंतु अब एक ही महाशक्ति है और उसी का स्थान लेने की होड़ चल रही है या उसके वर्चस्व को कम करने की बात की जाती है। किनके द्वारा? इन संगठनों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। संघ में एकता। जो यूरोपीय संघ है वो क्या है बेटा? इसके देशों के अंदर क्या है? एकता अत्यंत है। इनका अपना राष्ट्र ध्वज है, ठीक है, इनका अपना राष्ट्रीय गान है, ठीक है, और राष्ट्र ध्वज में 12 सितारे हैं जो क्या? एकता का प्रतीक है। और बहुत तेजी से ये क्या कर रहे हैं? तीव्र गति से व्यापार करते हुए अपना क्या है? विकास कर रहे हैं। विश्व में दूसरी सबसे बड़ी सेना। अमेरिका के बाद किसी भी संगठन या किसी भी देश के पास अपनी सबसे बड़ी सेना पर व्यय करने का श्रेय जाता है, वो कौन है बेटा? यूरोपीय संघ है। विश्व पर दबदबा। आज एक देश में होने वाली घटना का प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ता है। और इसी घटना को प्रभावित करने की क्षमता कौन रखता है? हमारा यूरोपीय संघ रखता है। जिसे आधार पे हम कह सकते हैं क्या? यूरोपीय संघ एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है। अमेरिकी डॉलर पर काला साया। अमेरिका की करेंसी क्या है बेटा? डॉलर है। और वैसे ही यूरोपीय संघ की करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, धीरे धीरे क्या है? डॉलर की जगह यूरो क्या है? बढ़ता जा रहा है। और जिस कारण डॉलर पे क्या आ गया? काला साया आ गया। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा ना आ जाए कि डॉलर पीछे रह जाए और यूरो आगे निकल जाए। यूरोपीय संघ का संरक्षक बेटा 2016 तक यूरोपीय संघ के दो संरक्षक थे, दो बॉडीगार्ड थे। एक का नाम था फ्रांस, एक का नाम था ब्रिटेन। किंतु 2016 में ब्रिटेन क्या यूरोपीय संघ से एग्जिट हो जाता है और जिसे क्या कहते हैं? ब्रेक्जिट कहते हैं। शक्ति संपन्न देश। ठीक है जी, फ्रांस क्या इसका एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। और परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के कारण इसको सत्ता का वैकल्पिक केंद्र का क्या मिलता है? टाइटल मिलता है। क्योंकि एक प्रभावी संगठन के रूप में क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है। रिकॉर्ड तोड़ जीडीपी 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज्यादा था। मतलब अमेरिका तक को इसने पीछे छोड़ दिया था जीडीपी के मामले में। डब्ल्यूटीओ की महत्वपूर्ण आधारशिला बेटा तेजी से क्या कर रहे हैं? बहुत तेजी से विकास कर रहा है। और डब्ल्यूटीओ इन्हीं को
मद्देनजर रखते हुए क्या बनाता है, नियम बनाता है। क्यों? क्योंकि ये 27 देशों का एक बहुत बड़ा विशाल संगठन है और WTO में अहम स्थान रखता है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बेटा आपको पेपर के अंदर इसके सत्ता का केंद्र क्यों है ये भी आता है, और यूरोपीय संघ की कमियां आ जाती है। अब बात करें तो यूरोपीय संघ की कमियां क्या है। यूरोपीय संघ की एक विदेश नीति है, कभी कर यही विदेश नीति क्या है, आपस के देशों के बीच में क्या है, मतभेद का कारण बन जाती है। और दूसरा पॉइंट बेटा, दो ऐसे देश है जिन्होंने क्या है बेटा, यूरोपीय संघ की मुद्रा मानने से क्या कर देता, मना कर देता। वो दो देश कौन से थे बेटा, डेनमार्क और स्वीडन। कौन थे बेटा, डेनमार्क और स्वीडन। वो दो देश थे जिन्होंने क्या है, यूरो को मानने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा और सुरक्षा परिषद के कार्य पर विवेचना कीजिए। यूएनओ के 2 अंग महत्वपूर्ण है। यूएनओ के कितने अंग है बेटा, 6 अंग है। कितने अंग है, 6 अंग है। अब बात कर लेते हैं ये 6 अंग है कौन से, यूएनओ है क्या, इसकी स्थापना कब हुई। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध हमारा कब हुआ था, 1914 में हुआ था, और खत्म कब हुआ था, 1918 में। ऐसा विश्व युद्ध दोबारा ना हो, ऐसा भयंकर युद्ध दोबारा ना हो, उसको रोकने के लिए एक संस्था की स्थापना होती है, और इस संस्था को बनाने का श्रेय किसको दिया जाता था, अमेरिका के राष्ट्रपति को। और ये संस्था थी कौन सी, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन क्या थी बेटा, संस्था थी। और ये क्या थे, क्यों बनाई गई थी, ऐसा दूसरा विश्व युद्ध ना हो। जितना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है, इस युद्ध को रोकने के लिए एक संगठन की स्थापना की थी, लीग ऑफ नेशन। किंतु आप जानते हैं कि यह संगठन क्या रहा, असफल रहा, और दूसरा विश्व युद्ध हो गया था। अब बेटा इसका काम ही क्या था, युद्ध को रोकना, पर ये युद्ध को रोक नहीं पाया, इसीलिए लीग ऑफ नेशन को खत्म करके क्या बनाया गया था, यूएनओ बनाया गया था। तो बेटा लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है, यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई बेटा, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। स्थापना के समय इसके कितने सदस्य थे बेटा, 51 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बेटा, 51 सदस्य थे। बेटा जो 51वां सदस्य था वो कौन था बेटा, पोलैंड था। कौन था बेटा, पोलैंड। पेपर वाला पूछ सकता है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी बेटा, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका 51वां सदस्य कौन था बेटा, आपका पोलैंड था। ठीक है, और यूएनओ के अंदर कितने अंग है बेटा, 6 अंग है। कितने अंग है, 6 अंग। अभी हम चर्चा किसके बारे में करने आने हैं, महासभा के बारे में और सुरक्षा परिषद के बारे में। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। और महासभा के अंदर प्रत्येक देश से, महासभा के अंदर प्रत्येक देश से 5 सदस्य भेजे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष इनकी एक मीटिंग होती है, और मीटिंग के अंदर प्रत्येक देश से कितने सदस्य आते हैं, 5 सदस्य जाते हैं। किंतु वोटिंग के टाइम एक ही वोट माना जाता है। चलिए इसके कार्य के ऊपर बात करते हैं। महासभा के कार्य बेटा आपको कैसे लिखना है, जैसे इसमें लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ऐसे लिख क्या होगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, पेपर वाला एक नंबर भी निकाल पाएगा। हेडिंग बनाइए, अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, और अच्छे से लिखिए, राइटिंग आपकी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना बेटा महासभा का पहला कार्य है, विश्व के अंदर शांति की स्थापना करना, विश्व के अंदर शांति की स्थापना करना। दूसरा पॉइंट, वार्षिक बजट। बेटा यूएनओ का प्रत्येक वर्ष क्या है, बजट पेश किया जाता है, किसके द्वारा पेश किया जाता है, महासभा के द्वारा। तो महासभा का दूसरा कार्य क्या है बेटा, बजट पारित करना। चलिए सदस्यता का निर्णय बेटा किसको यूएनओ का सदस्य बनाना है, किसका यूएनओ का सदस्य नहीं बनाना, इसका निर्णय कौन करता है बेटा, महासभा करता है। चुनाव में अहम भागीदारी, क्या बेटा, चुनाव में अहम भागीदारी। बेटा यूएनओ के अंदर जितने भी चुनाव करवाए जाते हैं उनके अंदर अहम हिस्सेदारी किसकी होती है, महासभा की होती है। महानिदेशक का चयन बेटा यूएनओ का महासचिव होता है, ठीक है, उसका चयन कौन करता है बेटा, सुरक्षा परिषद की सलाह पे महासभा करती है। ठीक है, अभी यूएनओ के महासचिव कौन है बेटा, 9वें नंबर के हैं, एंटिनो गुटरेस। बेटा पूछा जा सकता है एंटिनो गुटरेस किस देश के हैं, तो एंटिनो गुटरेस पुर्तगाल के हैं। कहां के बेटा, पुर्तगाल के। और जो पहले यूएनओ के महासचिव थे उनका नाम था ट्राइक ली। ठीक है, और वो कौन से देश से थे बेटा, नॉर्वे से थे। किस देश से थे बेटा, नॉर्वे से थे। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बेटा, सुरक्षा परिषद। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य। बेटा सुरक्षा परिषद के अंदर कुल सदस्य कितने हैं बेटा, 15 सदस्य है। कितने सदस्य है, 15 सदस्य है। ठीक है,
5 स्थायी और 10 अस्थायी है। कितने स्थायी सदस्य है? 5 स्थायी, 10 अस्थायी है। जो 10 अस्थायी सदस्य है वो हर 2 वर्ष के बाद क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। पर 5 ऐसे देश है जो क्या स्थायी है। ये कौन से बेटा? कार में एफबी। क्या बेटा? कार में एफबी। कार, सी से चाइना, ए से अमेरिका, आर से रशिया और एफ से फ्रांस, बी से ब्रिटेन। कार में एफबी याद रहेगा बेटा। सी से चाइना, ए से अमेरिका, आर से रशिया, एफ से फ्रांस, बी से ब्रिटेन। ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पास क्या है? विटो पावर। विटो पावर का मतलब क्या है बेटा? किसी भी कार्य के लिए अगर उन्होंने मना कर दिया तो वो कार्य नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद के कार्यों के बारे में। विश्व शांति स्थापना, बेटा पूरी दुनिया के अंदर शांति स्थापना करना किसका कार्य है बेटा? सुरक्षा परिषद का है। विवादों का निपटारा, कोई दो देश है या 2 से अधिक देश है, उनके बीच में कोई विवाद है, उस विवाद को सुलझाने का कार्य किसका है बेटा? शांतिपूर्ण ढंग से किसका है बेटा? सुरक्षा परिषद का। सैन्य कार्रवाई, अगर कोई देश प्यार से नहीं मान रहा तो ये क्या करते हैं बेटा? सैन्य कार्रवाई भी करते हैं। यूएन ने समय समय पर क्या किया है? सैन्य कार्रवाई की है। ठीक है जी। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 मुख्य चुनौतियों का वर्णन कीजिए। बेटा क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, आपसे पूछ सकता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां बताइए। बेटा भारत जब आजाद हुआ था, भारत के समय क्या थी बेटा? बहुत सारी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों में 3 चुनौतियां क्या थी? अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पहली चुनौती क्या थी बेटा? एकता तथा अखंडता की। आपको पता है 565 रियासतें थी। इन 565 रियासतों को एकजुट करना कोई आसान काम ये नहीं था। ठीक है। और इनके बीच में एकता स्थापित करना वो भी आसान काम नहीं था। तो भारत के समय से बहुत बड़ी चुनौती थी कि भारत के अंदर एकता और अखंडता, जो हमारा अखंड भारत है, उसको आगे बरकरार रखा जाए। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपको बेटा सेम ऐसे लिखना है और हेडिंग डालनी है और अंडरलाइन करना है और जो इंपॉर्टेंट वर्ड हो उसको क्या कर देना? हाईलाइट कर देना, ताकि पेपर वाला उसी वर्ड पे क्या करे? फोकस करे। लोकतंत्र कायम करना, क्या बेटा? लोकतंत्र कायम करना। बेटा भारत अभी आजाद हुआ था तो बहुत सारे देशों ने ये कह दिया था कि भारत के अंदर लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता, क्योंकि भारत क्या था बेटा? गरीबी से जूझ रहा था। और जिस कारण क्या है बेटा? लोकतंत्र जनमत के द्वारा एक चुनी सरकार का चयन करना कोई आसान कार्य नहीं था। तीसरी चुनौती बेटा समानता आधारित विकास, ऐसा विकास करना कि सभी तबके और सभी वर्गों का क्या हो? विकास हो। और ऐसा करना एक आसान कार्य नहीं था, बहुत ही जटिल कार्य था और जिसको हमने कर दिखाया था। ये बेटा राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां थी और ये क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा पढ़ाने की स्पीड थोड़ी तेज रखनी पड़ेगी क्योंकि आपका पेपर कल ही है और जिस कारण क्या है हमारे को तेजी से पढ़ाना पड़ेगा। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन की प्रक्रिया में आई किन्हीं 3 प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। बेटा यहाँ पर है कि विभाजन तो कर दिया, आपको पता है आजाद हुए हम, आजादी के साथ ही हमारा क्या हो गया था? बंटवारा हो गया था। हमारे देश से 2 देश बने, एक पाकिस्तान और एक हमारा हिंदुस्तान। तो बेटा विभाजन के टाइम क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? बेटा वो राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, ये विभाजन की चुनौती है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ध्यान से क्वेश्चन को एक बारी पढ़ लेना और ना समझ में आए तो दोबारा उस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना और फिर ही करना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सिमिलर है पर आंसर बहुत डिफरेंट है। ठीक है जी। पहली समस्या क्या थी? विशाल जनसंख्या का हस्तांतरण। विशाल जनसंख्या का हस्तांतरण बेटा 90 लाख लोग यहाँ से वहां जाने थे, उतने ही लोग वहां से यहाँ थे। कोई भी योजनाबद्ध तरीके से क्या है बेटा? जनसंख्या का हस्तांतरण नहीं हुआ। रातों रात कह दिया कि बंटवारा हो चुका है जी, आप उधर से इधर आइए, इधर के लोग वहां जाइए। रातों रात जो सब लंबे समय से अब रहते हुए थे वो अपने देश में क्या हो गए थे? बेगाने हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ एक घोषणा के कारण। सांप्रदायिक दंगे, जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई तो धर्म के नाम पर एक दूसरे का खून खच्चर करने के लिए क्या है? लोग उतारू होने लगे। शरणार्थी समस्या, बेटा यहाँ के लोग वहां गए तो उनको क्या है? शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे उनकी खुद की वसीयत सब कुछ था, रहन सहन सब ठीक ठाक था। पर यहाँ से जब वहां गए तो वो क्या हो गए बेटा? अपने घर से बेघर
हो गए। तो शरणार्थी क्या ही समस्या आई, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने क्या है बेटा फुल प्रॉपर तरीके से शरणार्थियों की समस्या का समाधान नहीं किया। सरकारी संपत्ति का विभाजन, बेटा एक पेन से लेकर कुर्सी से लेकर हर चीज का बंटवारा किया गया था। जिस चीज का बंटवारा नहीं हो सकता था तो उसकी उतनी धनराशि हमारे को चुकानी पड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अल्पसंख्यकों की समस्या, जो संख्या की दृष्टि में कम थे। अल्पसंख्यकों को एक बड़ा समुदाय जो कि हिंदू या सिख के क्षेत्रों में था, मुसलमान जो भारतीय बंगाल या पंजाब में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, उन्हें अजनबी क्षेत्रों में भेज दिया गया, अपितु वह हिंसक घटनाओं के शिकार बने। और बेटा विभाजन के टाइम पे बहुत बड़े पैमाने पर क्या है बलात्कार जैसी घटनाएं भी घटित हुई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉरी, भारत में मूलवासियों पर टिप्पणी कीजिए। बेटा जो लंबे समय से या सदियों से रहते हुए चले आते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं। और मूल निवासी की कुछ अपनी मांगे हैं, कुछ अपनी समस्या है। चलिए एक एक पॉइंट पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। विश्व बिरादरी में दर्जा, बेटा जो मूल निवासी हैं उनका मानना है, उनका कहना है कि हमारे को विश्व बिरादरी में बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। पहली मांग क्या है बेटा उनकी, विश्व बिरादरी मतलब अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनको पूरा का पूरा सम्मान और दर्जा मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बेटा, स्वतंत्र पहचान की मांग। वो कहते हैं कि हमारी खुद की अपनी स्वतंत्र पहचान होनी चाहिए, हमारे पे कोई भी नीति या किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। अधिकारों की मांग, वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं। मूलवासी अपने मूलवास स्थान पर अपना अधिकार चाहते हैं, अपने मूलवास स्थान पर अपने अधिकार की मांग हेतु संपूर्ण विश्व के मूलवासी ये कहते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से निवास करते चले आ रहे हैं। वो अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे विकास हो या ना, उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रकृति के से जुड़े रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे हमारा कल्चर है वैसे हमारा कल्चर बना रहने देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग, वो भी चाहते हैं कि हमारे को राजनीति के अंदर बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए ताकि हम अपना खुद के विकास के लिए नीतियां बना सके। बेटे क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अविभाज्य अंग है, कथन को न्याय संगत कराइए। मतलब जो क्षेत्रीय आकांक्षा है लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है बल्कि लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। क्षेत्रीय आकांक्षा का मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय आकांक्षा का मतलब होता है कि एक क्षेत्र अपने विकास के लिए जो मांग कर रहा है उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहती हैं। और ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं जन आंदोलन होती हैं और ये किसी प्रकार से खतरा नहीं है बल्कि ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। किस प्रकार करती है, अभिव्यक्त करना, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करना सामान्य है। बेटा हर अपने क्षेत्र के विकास से, संस्कृति से, भाषा के आधार पर अपनी अलग अलग मांग हो सकती है जिसको दबाना ठीक नहीं है। ऊपर करते बेटा एक मिनट। सुलझाने के तौर तरीके, क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता और संवाद सर्वश्रेष्ठ तरीका है। उनकी बात को दबाया नहीं जाना चाहिए, जो वो मांग उठा रहे हैं चर्चा के द्वारा, बातचीत के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। संवैधानिक ढांचे, क्षेत्रीय मुद्दों को सत्ता की साझेदारी के माध्यम से संवैधानिक ढांचे में ही हल किया जाए। मतलब संविधान के अनुसार ही क्या किया जाए, उनकी समस्याओं को हल किया जाए। आर्थिक विकास, और उनको आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। जैसे आपको पता है कि समय समय पर क्या है अलग अलग राज्यों को क्षेत्रीय भाषा के आधार पर, विकास के आधार पर क्या है बांटा गया है। आर्थिक विकास, पारंपरिक कानून, संवैधानिक प्रावधानों में भी क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के प्रावधान पहले से ही निहित है। जो हमारे संविधान निर्माता है उन्हें क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए संविधान के अंदर एक एक बात को क्या है विस्तृत रूप में लिखा है। उनकी आवाज को दबाया जाना ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संघवाद का अर्थ, संघवाद का सही अर्थों में सम्मान होना चाहिए। संघवाद का मतलब क्या है, जहां पे दो या दो से अधिक इस तरह की सरकारें होती है उसे क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, दोबारा से क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, अभी तो ये करवाया था। चलिए ऊपर चलते हैं।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मंडल कमीशन की सिफारिशें। बेटा ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये पेपर में आएगा आएगा आएगा। चलिए एक बार पूरी तरह से डिस्कस कर लेते हैं मंडल कमीशन के बारे में। बेटा मंडल कमीशन की स्थापना 1978 में होती है और किसके द्वारा होती है? जनता पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा होती है बेटा? जनता पार्टी के द्वारा 1978 में इसकी स्थापना की जाती है। इसका नाम क्या था? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या था? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। अब बेटा दूसरा वर्ड है, इसका मतलब इससे पहले भी एक आयोग बना था। तो बेटा वो आयोग बना कब था? उसका नाम क्या था? उसके अध्यक्ष कौन थे? एक बार बात कर लेते हैं। 1953 में पिछड़ी जातियों की पहचान करने और उनके विकास के लिए रणनीतियां बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी बेटा? 1953 में। और जिसका नाम था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या था बेटा? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे बेटा? काका कालेकर। इसलिए इस आयोग को क्या कहते हैं? काका कालेकर आयोग भी कहते हैं। और इसी के आधार पर बाद में दोबारा से पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए और अच्छे से उनको आरक्षण दिया जाए और अच्छे से उनका उत्थान किया जा सके, इसलिए जनता पार्टी द्वारा 1978 में इस आयोग की स्थापना की जाती है। और इसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? बीपी मंडल। इनका पूरा नाम क्या था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये क्या थे बेटा? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। इनके द्वारा जांच पड़ताल की गई और पिछड़ी जातियों की पहचान की गई और इनके द्वारा, इस कमीशन के द्वारा कुछ सिफारिशें दी गई थी। वो कौन कौन सी सिफारिशें थी? चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। बेटा पिछड़े वर्गों को चिन्हित किया जाए। पिछड़े वर्गों को क्या है बेटा? किस नाम से चिन्हित किया जाए? इन्होंने कहा पिछड़ा वर्ग के रूप में क्या किया जाए? इनको चिन्हित किया जाए, जिसको आगे चल के क्या कहा गया? ओबीसी कहा गया। सरकारी क्षेत्र में हिस्सेदारी। सरकारी क्षेत्रों में हिस्सेदारी का जो अभाव था, इन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्रों में क्या मिलना चाहिए? इन जातियों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ताकि ये अपना विकास कर सके। आरक्षण की व्यवस्था। इस आयोग के द्वारा ये कहा गया कि 27% इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। अन्य सुझाव। सरकार को इन्हें वित्तीय लाभ, तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं और इन जातियों के उत्थान के लिए क्या इनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। मंडल आयोग की सिफारिश है। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 7 अगस्त 1990 को 27% आरक्षण की व्यवस्था लागू की और संशोधन कर 10% गरीबों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाएगा, ये क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। मंडल आयोग की सिफारिशें बनी कब? 1978 में। और लागू कब हुई है बेटा? आपकी 1990 में। ठीक है, याद रहेगा कि मंडल आयोग बना कब था? 1978 में। और इसकी सिफारिशें लागू कब हुई है? 1990 में, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन को जरूर करके जाना और 22 मार्च को धमाल पेपर में मचा देना है। एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को बारीकी से और अच्छे से लिखना। चलिए बेटा, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। बेटा एक वैश्वीकरण का कोई सा भी प्रभाव आपसे पूछा जा सकता है। बेटा वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। बेटा एक एग्जाम्पल देता हूं, समझिए। बेटा एक बच्चा है जो घर से बाहर नहीं निकलता और सहमा सहमा सा रहता है, पर बेटा उसने धीरे धीरे क्या है बेटा? दुनियादारी समझना शुरू करी और मित्र बनाना शुरू किए। बेटा उसके बिहेवियर में क्या जाएगा? चेंज आ जाएगा, उसका डेवलपमेंट होगा। और ठीक उसी प्रकार वैश्वीकरण का भी अर्थ क्या है? अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। अब बेटा वैश्वीकरण को अपनाते हैं तो उसके कुछ ना कुछ परिणाम तो आएंगे। तो बात करते हैं एक एक परिणाम के बारे में। पहले बात करेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा है? राज्य का संकुचित दायरा। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। बेटा पहले व्यापार के ऊपर, कानून बनाने के ऊपर, सब चीजों का जिम्मा किसका था बेटा? सरकार था। पर बेटा वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है? सरकार के दायरे में क्या आई है? कमी आई है। अब सरकार सिर्फ और सिर्फ शासन चलाना रह गया, व्यापार इतना इंटरफेयर क्या हो गया? इसका कम हो गया। राज्य की प्रधानता। बेशक वैश्वीकरण आ गया पर राज्य की प्रधानता में कोई कमी नहीं आई है। बेटा उस पॉइंट के अंदर बात अलग कही है, इस पॉइंट के अंदर बात अलग कही गई है। ठीक है, बात को गहराई से समझो। बेटा क्या कहा गया? राज्य का संकुचित दायरा। मतलब क्या बेटा? पहले सरकार ये भी काम करेगी, ये भी काम करेगी, वो भी काम करेगी,
ठीक है, पर उसके काम में क्या कर दी, कमी कर दी, बर्डन कम हो गया। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू बराबर है। ठीक है, यहाँ पर क्या, राज्य की प्रधानता, वैश्वीकरण से क्या है बेटा, उसकी प्रधानता बरकरार रही है। चलिए अगली अगले पॉइंट में चलते हैं। राज्य की शक्ति में वृद्धि। आज बेटा राज्य की शक्ति में वृद्धि, आज बेटा वैश्वीकरण के कारण ही जो राज्य सरकारें हैं जितनी भी हैं, वो क्या है बेटा, आपका डाटा मिनटों में उठा सकती है। उसके शक्ति में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आधार कार्ड का नंबर डाला, सारा डाटा उनके पास आ जाता है। तो अब क्या है बेटा, बहुत तेजी से एफिशिएंसी से क्या कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं। उनके कार्य दक्षता में क्या आई है बेटा, निपुणता आई है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, जैसे बेटा अभी राजनीतिक पढ़े हैं, वैसे ही हम आर्थिक प्रभाव पढ़ेंगे। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या पढ़े हैं, विकसित देशों का प्रभुत्व। बेटा वैश्वीकरण आने के कारण आज पूरे देश में बेटा किसकी झलक मिलती है, विकसित देशों की मिलती है। किसकी झलक मिलती है बेटा, विकसित देश। पूंजीवादी का क्या है बेटा, बोल बाला है। मैंने बताया था यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, पूंजीवाद का जलवा। बेटा आप नीली जींस किसका प्रतिनिधित्व करती है बेटा, पूंजीवाद का। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, आयात प्रतिबंध। बेटा पहले क्या है बेटा, कोई भी भारतीय से चीज मंगा रहे हो बहुत रोक टोक थी, अब क्या हुई है, खत्म हो गई है। विकासशील देशों को आंशिक लाभ, जो वैश्वीकरण के कारण क्या है बेटा, जो विकासशील देश है जो अपना विकास कर रहे हैं उनको क्या है बेटा, बहुत कम लाभ मिलता है। विकसित देशों का क्या है, बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। आवाजाही पे प्रतिबंध, विकसित देशों द्वारा वीजा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पे प्रतिबंध। अब क्या है बेटा, वीजा के द्वारा क्या है बेटा, एक देश से दूसरे देश में आसानी से लोग जा सकते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। सामाजिक सुरक्षा कवच, वैश्वीकरण के कारण सरकार अपने सामाजिक सरोकारों से मुंह मोड़ रही है, उसके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। अब बेटा क्या है बेटा, वो अपने जो उसका कार्य है, अब वो अपने कार्य को क्या है बेटा, भूलती जा रही है। जो सरकारें हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है, और जबकि वो उनका कार्य क्या है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, वो उससे क्या कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव, वैश्वीकरण की क्या बात करेंगे, सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। वैश्वीकरण को प्रायः का सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े हैं, चलिए एक एक पॉइंट के ऊपर बात करें। पश्चिमी संस्कृति का डंका, बेटा यहाँ पे मात्रा डाले ना, पश्चिमी संस्कृति का डंका। आज पूरे विश्व के अंदर बेटा वेस्टर्न कल्चर क्या है बेटा, हर जगह छाया हुआ है। आज हर घर में नीली जींस वेयर करते हैं सबके सब। तो जो भी आजकल का पहनावा है वो क्या है बेटा, पश्चिमी पहनावा की शैली आ चुकी है। संस्कृति धरोहर की समाप्ति, जो बेटा हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं वो धीरे धीरे क्या होती आ रही है, समाप्त होती आ रही है। जो हमारे रीति रिवाज है आजकल हम उसको धीरे धीरे वैश्वीकरण के कारण क्या है, भूलते जा रहे हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन, वैश्वीकरण का सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव है, और क्योंकि कभी कभी बाहरी प्रभाव से हमारी पसंद और नापसंद का दायरा बढ़ता गया। बेटा हर किसी का अपना अपनी अपनी पसंद होती है, और वैश्वीकरण के कारण क्या है, हमारे को बहुत ज्यादा ऑप्शन मिले हैं। हमारे को क्या पसंद है क्या नहीं, हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। विश्व संस्कृति, आज बेटा ऐसा पहनावा हो गया है कि हम क्या है, किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। विश्व संस्कृति, आज पूरे देश की संस्कृति क्या है, एक जैसी मेल मिलाप वाली हो गई है। तो बेटा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद।